डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार आज फिर आपके लिए 11वीं कक्षा के लिए अर्थशास्त्र का पार्ट 3 का भाग 1 लेकर आया हूं। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, फिर दूसरे पार्ट में आपने पढ़ा कि सांख्यिकी किसे कहते हैं और सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है, फिर सांख्यिकी का एक वचन और बहुवचन में परिभाषा उसके तहत पढ़े। अब सांख्यिकी का स्टेप जहाँ से शुरू होता है या कोई भी अनुसंधान में जब हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं तो उसका पहला कदम होता है कि आंकड़ों का एकत्रीकरण, और उन आंकड़ों को ही हम समंक कहते हैं। तो अब ये तीसरा चैप्टर आपके सामने आता है। पार्ट 3 का जो है तीसरा चैप्टर है वो है समंकों का संकलन। और समंकों के संकलन में सबसे पहले जिस बिंदु पर हम ध्यान देते हैं वो ध्यान देते हैं कि समंकों के कौन कौन से प्रकार हैं। उसके बाद हम समंकों के संकलन की विधियों पर आते हैं। तो विषयानुसार अभी हम समंकों के प्रकार पर ही फोकस करेंगे, और समंकों के प्रकार के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो मूल रूप से इसमें ध्यान देना है कि समंकों के संकलन के तहत हम पहले इस बात पर ध्यान रखते हैं कि किसी भी अनुसंधान के क्षेत्र एवं उद्देश्य के अनुसार हम आंकड़ों का संकलन करते हैं। और क्षेत्र एवं उद्देश्य के अनुसार जब आंकड़ों का संकलन करते हैं तो आंकड़ों के विभिन्न स्रोत होते हैं। अब उन स्रोतों में कुछ स्रोत प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ स्रोत अप्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत वो स्रोत होते हैं जिसको खुद जाकर के संकलित किया जाता है, खुद जाकर के वहां से लिया जाता है जहां पर अनुसंधान क्षेत्र है। और कुछ स्रोत जो मौखिक होते हैं या जो अप्रत्यक्ष होते हैं वो किसी संवाददाता या किसी दूसरे माध्यम से वहां पर उसे ग्रहण किया जाता है। अब आंकड़ों के संकलन के तहत सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसमें आंकड़ों के संकलन के लिए हमको उस उद्देश्य वाले क्षेत्र में से जाके आंकड़ों को संकलित करना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था की 10 वर्षों की स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 10 वर्ष की स्थिति के लिए हमको अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों से संबंधित आंकड़ों को संकलित करना पड़ेगा। अब इसके लिए विभिन्न घटकों से आंकड़ों को संकलित करने के लिए हम जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों स्रोत से आंकड़े ले सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखें कि ये है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स में ये हम आंकड़े संकलित किए हैं उद्देश्य हेतु। उन आंकड़ों को हम देखें तो ये विभिन्न गवर्नमेंट के अंदर इंडिया का डेवलपमेंट क्या है और साथ साथ इन्फ्लेशन रेट क्या है, इन दोनों का तुलना दिखाया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो ग्रीन कलर का है और एक ब्लू कलर का है। ग्रीन कलर का जो है ग्राफ ये बतला रहा है कि डेवलपमेंट रेट क्या है, और ग्रीन कलर का ग्राफ बता रहा है कि इन्फ्लेशन क्या है, और ब्लू कलर का ग्राफ बता रहा है कि डेवलपमेंट रेट क्या है। जब हम इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो विभिन्न वर्षों में और विभिन्न गवर्नमेंटों में विभिन्न परिस्थितियां नजर आती हैं। नीचे इसमें ध्यान दें, ये विभिन्न परिस्थितियां नजर आ रही है। यहां पर हम इस आंकड़े का विश्लेषण करने के लिए नहीं आए कि इस आंकड़े में क्या है। जैसे हम मान लेते हैं सिर्फ 1 साल का लेते हैं, हम लेते हैं 1971 से 77 के बीच में। यहां पर आप देखिए कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो लगभग 9% के आसपास है, लेकिन डेवलपमेंट रेट 3% के आसपास है। तो ये एक इसमें से एग्जाम्पल है। मेन हमको यहां बताना लक्ष्य क्या है कि यहां पर आप देखिए नीचे लिखा हुआ है सोर्स है। जैसे यहां दिया हुआ है कि सोर्स RBI CMI, यानी RBI ने जो आंकड़े प्रकाशित किए। तो RBI ने जो आंकड़े प्रकाशित किए ये बिल्कुल मौलिक आंकड़ा है, क्योंकि वो फील्ड में जो है प्रत्यक्ष रूप से जा करके उसके कर्मी इन आंकड़ों को इकट्ठा किए। तो अब हम ये कह सकते हैं कि स्रोत के आधार पर, यानी आंकड़े के हम मूल रूप से 2 स्रोत देख रहे हैं। एक स्रोत हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष, दूसरा स्रोत देख रहे हैं अप्रत्यक्ष। तो स्रोत के आधार पर 2 तरह के आंकड़े हमारे सामने आते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से संकलित आंकड़े हैं उनको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, यानी प्राथमिक आंकड़े, और जो अप्रत्यक्ष रूप से संकलित आंकड़े होते हैं उनको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। यानी प्राथमिक आंकड़े को हम ये कहें कि अनुसंधानकर्ता के ये मौलिक आंकड़े होते हैं। अनुसंधानकर्ता स्वयं जांच पड़ताल करके आंकड़े संग्रह करता है। जैसे देश की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए भारत में कई संस्थाएं हैं, RBI, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या विश्व के दूसरी संस्थाएं भी जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब अपने डेटा कलेक्ट करते हैं। ये डेटा कलेक्ट ये प्रत्यक्ष रूप से इनके कर्मी जाकर वहां करते हैं, इस कारण इसको हम प्राथमिक आंकड़े कहेंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं
कि एक आंकड़ा हमने यहां दिया है दूरदर्शन से संबंधित, टेलीफोन सर्विसेज से संबंधित। टेलीफोन सर्विसेज से संबंधित इसमें दिखाया गया है कि टेलीफोन के कितने उपभोक्ता हैं। इसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि कुल कनेक्शन की संख्या कितना है, शहरी उपभोक्ता कितना है, ग्रामीण उपभोक्ता कितना है, टेलीडेंसिटी की जो है शहरी क्षेत्र में कितना है, ग्रामीण क्षेत्र में कितना है। ये इसके आधार पर प्रतिशतता यहां निकाली गई है कि टेलीफोन उपभोक्ता में कितनी वृद्धि और कितनी ह्रास हुई, किस किस सेक्शन में, यानी शहरी क्षेत्र में क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में क्या हुआ, एग्रीगेट क्या हुआ, कुल क्या हुआ। उसी तरह हम देख रहे हैं कि विभिन्न तरह के टेलीफोनों में, यानी वायरलेस और वायरलाइन या ब्रॉडबैंड उपभोक्ता, इनकी स्थिति क्या है। इन सबके नीचे आप देखें कि यह स्रोत कहां से है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है, यानी इसकी यह मूल संस्था है। और यह मूल संस्था खुद अपने लिए शोध की है, अपने शोध के लिए आंकड़े इकट्ठे की है, इस कारण इसको हम प्राथमिक आंकड़ा कहेंगे। अब हम द्वितीयक समंक के बारे में देखें। द्वितीयक समंक हमारे क्या होता है, वे आंकड़ा जो किसी से उधार लिया जाए, एक तरह से हम यही कह सकते हैं। जैसे आरबीआई कुछ आंकड़े इकट्ठे करती है, अब आरबीआई के आंकड़े का प्रयोग हम अपने खुद के व्यवसाय के लिए करें या देश की अन्य संस्थाएं अपने जो है अपने से जुड़े हुए सिचुएशन का अध्ययन के लिए करें। जैसे मान लेते हैं कि आरबीआई आंकड़े इकट्ठे करती है, आरबीआई जो आंकड़े इकट्ठे करती है उसको वित्त मंत्रालय इसलिए जो है अपने प्रयोग में लाती है ताकि इससे यह जाने कि भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी कितनी है, या भारत में जो है टोटल सोना कितने हैं, या पर कैपिटा सोना भारत में कितने हैं, यानी बहुत तरह की जानकारियां उस आंकड़े से भारत सरकार की वित्त मंत्रालय ले सकती है। तो वहां पर आरबीआई प्राथमिक संकलन करता हुआ, यानी वो प्राथमिक आरबीआई ने जो आंकड़ा लिया उसको हम प्राथमिक समंक कहेंगे, लेकिन उसी आंकड़े को वित्त मंत्रालय ने जब उपयोग किया तो यह द्वितीय समंक कहा गया। कहा जाता है कि इसमें अंतर सिर्फ श्रेणी का है, श्रेणी का है, यानी एक ही समंक जब पहले हाथ में होते हैं तो प्राथमिक समंक कहलाते हैं, और जब दूसरे हाथ में हो जाते हैं तो द्वितीयक समंक कहलाते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए, हमने यहां पर जनसंख्या संबंधी आंकड़े लिए हैं, विभिन्न वर्षों में जनसंख्या की क्या स्थिति है। अब हमने इसमें नीचे कोई स्रोत नहीं दिया है। अब यहां पर आप दो तरीके से इस बात को सोच सकते हैं। एक सोच सकते हैं कि हाँ, हम जनसंख्या संबंधी कोई रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में इन आंकड़ों का हमने उपयोग किया, तो ये आंकड़े हम कहीं ना कहीं से लिए हैं तो निश्चित तौर पे ये मेरे लिए द्वितीयक समंक बन जाएगा। दूसरी चीज है कि यहां आप खुद देखिए कि आपको पढ़ाने के लिए हम ये आंकड़े यूज कर रहे हैं, तो जब हम आपको पढ़ाने के लिए आंकड़े यूज कर रहे हैं तो ये द्वितीय समंक हो गया। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में उद्देश्य का अंतर है, यह चीज विशेष ध्यान देना होगा। जो प्राथमिक समंक होते हैं वो किसी खास उद्देश्य के लिए तैयार किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन द्वितीयक समंक का कोई संबंध प्राथमिक समंक से नहीं होता है। द्वितीय समंक का उद्देश्य बदल जाता है। हां, यह जरूर है कि उसके उद्देश्य में कुछ तालमेल रहे, 10% 20% का सामंजस्य रहे, लेकिन वो उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हां, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इकट्ठे किए गए आंकड़े को एक भिन्न उद्देश्य में प्रयोग करना द्वितीयक समंक की स्थिति होती है। अब हम ये ऊपर के जो ये सारे विवरण हैं, इसके आधार पर महान सांख्यिकवेत्ता जिसकी चर्चा आप पिछले क्लास में भी सुने थे, जिनका नाम प्रोफेसर सैक्रिस्ट है, सैक्रिस्ट कहते हैं वही चीज जो मैंने आपको कहा कि मूल रूप में प्राथमिक समंक और द्वितीय समंक में इतना ही अंतर है कि आंकड़े किसी एक हाथ में प्राथमिक समंक हैं तो दूसरे हाथ में द्वितीय समंक हो सकते हैं। याद रख लेना है सैक्रिस्ट का यह कथन, आंकड़े किसी एक हाथ में प्राथमिक समंक हैं तो दूसरे के हाथ में द्वितीय समंक हो सकते हैं। और आगे जिसकी मैंने चर्चा की कि मूल रूप से यह उद्देश्यों में अंतर के कारण होता है, उद्देश्य में भिन्नता होनी चाहिए। फिर से इसको समझ लीजिए, मान लेते हैं कि प्राथमिक समंक आरबीआई ने कोई समंक जो है अपने उद्देश्य के लिए, यानी देश की आर्थिक स्थिति जानने के लिए वो समंक इकट्ठे किए। अब कोई एनजीओ इस बात पर शोध करता है कि भारत में बाल मजदूरी कितनी है। अब उस बाल मजदूरी के अनुसंधान के लिए वो एनजीओ आरबीआई के गरीबी के आंकड़े को उपयोग में लाता है, तो वहां पर आरबीआई का आंकड़ा जो है वो प्राथमिक समंक है और एनजीओ द्वारा उसी आंकड़े का उपयोग द्वितीयक समंक। दोनों के उद्देश्य में अंतर देखिए, वो भारत की पूरी आर्थिक स्थिति का विवरण दे रहा है, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है,
कि बाल श्रम या बाल मजदूरी की स्थिति को हम रेखांकित करें, उसके बारे में शोध करें कि हाँ अभी भारत में बाल श्रम की स्थिति क्या है और ये इसके रीजन में गरीबी दिख पड़ती है जिसके कारण बाल श्रम अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अब हम इसको मोटे तौर पर इस रूप में देख सकते हैं। इसको आप जो है बिल्कुल एक तरह से नोट करके ही रखिएगा। बहुत साधारण तरीके से यह बताया हुआ है कि दोनों में प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में अंतर क्या है। पहला है कि ये वो आंकड़े हैं जो पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं, अतः ये मौलिक होते हैं, मूल आंकड़े इनको कहेंगे। प्राथमिक समांक पहली बार इकट्ठा किया, जैसे आरबीआई के बारे में हमने कहा। ये वे आंकड़े हैं जो पहले से ही एकत्रित किए हुए होते हैं, जैसे आरबीआई के आंकड़े का उपयोग एनजीए ने किया, अतः ये मौलिक आंकड़े नहीं होते। ये है दूसरा अंतर है कि ये आंकड़े कच्चे माल की भांति होते हैं। कच्चे माल क्या होते हैं? फर्स्ट मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, पहला चीज होता है प्रोडक्शन के लिए, पहला माल होता है। और ये निर्मित माल होते हैं, कोई तैयार कर दिया है अब उसका उपयोग करना है। जैसे कपास से कपड़े तैयार होते हैं, कपास कच्चा माल है और कपड़े तो अब ये तैयार है, अब इसको हम पहनने के उद्देश्य से लिए हैं, उद्देश्य चेंज हो गया। वहां कपड़ा बनाना उद्देश्य था, यहाँ पहनना उद्देश्य हो गया, तो ये जो है निर्मित माल की तरह है। तीसरा है ये आंकड़े निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित किए जाते हैं। एक किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इनका ये आंकड़े को जो है हम ये करते हैं, लेकिन इन आंकड़ों के लिए प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोतों पर निर्भर करता है। इसका कोई भी उद्देश्य जो है इस उद्देश्य से इसका तालमेल नहीं खाता है और इनके प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत पर इनको निर्भर करना पड़ता है। इन आंकड़ों के संकलन में बहुत अधिक समय व धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष लिए हुए आंकड़े होते हैं, जाकर लिए हुए आंकड़े होते हैं, फील्ड में जाकर लिए हुए आंकड़े होते हैं। इस कारण इस पर धन और समय की काफी खर्चा होती है। इसमें समय एवं धन की बचत होती है, क्योंकि ये उधार ली गई आंकड़े हैं। कहीं से हम रिपोर्ट पढ़े और उस रिपोर्ट को जो है एकत्रित कर लिए। ये अनुसंधान के लिए उपयुक्त हैं और ये अनुसंधान के उद्देश्य के लिए उपयुक्त बनाने पड़ते हैं। ये उपयुक्त हैं क्योंकि इसका ये संकलन स्टार्ट तब होता है जब कोई उद्देश्य के लिए हमको अनुसंधान करना है, उसका वही लक्ष्य ही होता है। लेकिन इसके बारे में लक्ष्य उस समय निर्धारित नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तो कोई एक अन्य उद्देश्य के लिए इनके आंकड़े को हम उपयोग करते हैं। अब इन दोनों के बीच में हम किसका जो है प्रयोग करें, यह बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है। कहा जाता है कि कभी कोई कहता है कि प्राथमिक समांक का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, कभी कोई कहता है द्वितीयक समांक का उपयोग करना चाहिए। जहां तक शुद्धता की सवाल है तो अगर आप अनुसंधान को शुद्ध रखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर प्राथमिक समांकों का जो है उपयोग कीजिए, लेकिन जहां अगर आप समय और धन की बचत करना चाहते हैं वहां द्वितीयक समांक का उपयोग कीजिए। अब मूल रूप से इस संदर्भ में निम्न बातों पर ध्यान रखना होगा कि हाँ हम कहां पर प्राथमिक समांक का उपयोग करें और कहां पर हम द्वितीय समांक का उपयोग करें। सबसे पहले यह देना होगा कि अनुसंधान की प्रकृति और क्षेत्र क्या है, अनुसंधान कैसा है, क्या वहां पर द्वितीयक समांक से काम चल जाएगा, वहां पर प्रत्यक्ष न जाने की जरूरत से भी हमारा काम चलेगा, और क्षेत्र कैसा है, विस्तृत है कि छोटा क्षेत्र है। यदि छोटा क्षेत्र है तब तो प्राथमिक समांक इकट्ठा करना आसान होगा, लेकिन अगर विस्तृत क्षेत्र है तो हर जगह ज्यादा करके आंकड़े संकलित करना बहुत कठिन कार्य है। समय एवं धन की उपलब्धता आपकी कैसी है, आपके पास काफी समय है, काफी धन है, तो आप जा करके प्राथमिक समांक इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन समय एवं धन की अगर कमी है तो आप किसी के जो है अनुसंधानित आंकड़े या संकलित आंकड़े का उपयोग आप कर सकते हो, जो द्वितीय समांक के रूप में होंगे। शुद्धता की मात्रा, फिर वही बात आ रही है कि यदि आंकड़े शुद्ध रखने हैं, यदि अनुसंधान को शुद्ध रखने हैं तो आपको प्राथमिक समांक पर ध्यान देना होगा, और यदि शुद्धता की थोड़ी बहुत ऊंच नीच से काम चल जाए तो द्वितीय समांक उपयोग कीजिए। या मतलब हम उसको कहें कि लगभग में फिगर से कोई दिक्कत न हो आने पर तो उसको हम शुद्धता। फोर्थ में देखिए अनुसंधानकर्ता की स्वयं की स्थिति, जैसे व्यक्तिगत, निजी एजेंसी और सरकारी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अनुसंधानकर्ता की स्वयं की स्थिति कैसी है, वह व्यक्तिगत के लिए काम कर रहा है या निजी एजेंसी के लिए काम कर रहा है या सरकारी के लिए काम कर रहा है। अगर व्यक्तिगत के लिए काम कर रहा है तो वो निश्चित तौर पर चाहेगा कि हम मौलिक आंकड़े ग्रहण करें, यानी हम खुद जाकर के ये करें। किसी एजेंसी के लिए तो जहां तक संभव होगा दबाव के कारण वो उसको जो है शुद्ध आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे, और जहां पर भी उसको बचने का मौका मिलेगा वो दूसरे के द्वारा तैयार किए गए आंकड़े का उपयोग करेगा। और सरकारी है तो ऐसे में ज्यादा बचने का ही उपाय देखा जाता है, यानी दूसरे के समांक का ही उपयोग करते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना होगा कि सरकारी आंकड़े का सबसे ज्यादा उपयोग होता है और सबसे ज्यादा महत्व है।
तो जहां सरकारी आंकड़े पर पूरे देश का इकोनॉमी डिपेंड है या पूरे देश का जो है नीति डिपेंड है, वहां पर कड़ाई से प्राथमिक समंक का ही उपयोग ज्यादा करना उचित होता है, और होता भी है। जैसे आप देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो या CSO हो, इन सब का जो है प्राथमिक समंक तो ही होते हैं और ये सरकारी ही तो हैं। तो क्यों? क्योंकि वो देश के लिए बहुत जरूरी संस्था है और उनके अनुसंधान देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब आजकल समय एवं खर्च की बचत के उद्देश्य से ज्यादा द्वितीय समंकों का प्रयोग लोग करते हैं, लेकिन शुद्धता की नजर रखते हुए, शुद्धता पर यदि हम नजर रखें तो इसके लिए हमको जो है प्राथमिक समंक का ही उपयोग करना चाहिए। अब यहां पर हम देख सकते हैं जरा सा कि ये आंकड़े किस तरह संकलित होते हैं और आंकड़े के प्रकार कितने हैं। तो हम इसमें ध्यान दें कि आंकड़े के दो प्रकार आपके सामने आ रहे हैं। पहला है प्राथमिक आंकड़े और दूसरा है द्वितीयक आंकड़े, यानी प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। अब प्राथमिक समंक हम कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रत्यक्ष निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन से, साक्षात्कार से, प्रश्न सारणी से और अनुसूची से। और द्वितीय समंक या गौण आंकड़े भी इसको कहते हैं। इसको हम प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत से कर सकते हैं। प्रकाशित स्रोत में क्या आएगा? जैसे हमने बताया था कि वर्ल्ड बैंक या IMF के आंकड़े, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन, RBI बुलेटिन वगैरह जो आता है, या इकोनॉमिक सर्वे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जारी होता है, अर्ध सरकारी प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं जो पढ़ते हैं, इन सारे चीजों में। अप्रकाशित स्रोत में मूल रूप से आप देखिए सरकारी अभिलेख, निजी अभिलेख और शोध ग्रंथ। इसको हम मुख्य रूप से इसमें 4 ही दे पाया है, लेकिन वस्तुतः एक्चुअली ये 5 तरह से है, 5 विधियां हैं प्राथमिक समंक को संकलित करने का। इसको हमने यहां रख दिया है। ये विधियां हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि का मतलब है कि स्वयं जा करके पूछ करके आंकड़ों का संकलन करना। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि में है कि जो व्यक्ति से संबंधित आंकड़े हमको लेने हैं उस व्यक्ति से न पूछ करके साक्ष्यों से पूछना। जैसे मान लेते हैं कि किसी गांव में जो है हमको चोरी की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो उस जगह के आसपास के लोगों से हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि हाँ वहां पर वस्तुतः चोरी घटना कितनी होती है, जो है कैसी हुई, ये सारी चीज। संवाददाताओं द्वारा सूचना, इसमें आप देखते हैं कि प्रिंट मीडिया संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्त करते हैं, यानी हर जगह संवाददाता नियुक्त होते हैं। चौथी है डाक द्वारा प्रश्नावली भेज करके। बहुत सारी संस्थाएं क्या करते हैं, आपके और हमारे घरों में डाक द्वारा एक प्रश्नावली भेजती है कि इन सूचियों को भरें, और उन सूचियों को हम भर कर भेजते हैं और वो हमसे आंकड़ा हमारे द्वारा ही लेते हैं। ये भी एक मेथड है। गणकों द्वारा प्रश्नावली भेज करके। अब ये प्रश्नावली भेजने के 2 तरीके हो गए, एक डाक द्वारा, एक गणक द्वारा। गणक द्वारा है कि स्वयं जा करके और प्रश्न पूछना, यानी स्वयं जा करके एक अनुसूची रखता है जो गणक होता है, यानी फॉर्मेट रखता है, और वो फॉर्मेट आपके घर के पास बैठ करके आप ही के परिवार से या आपके किसी व्यक्ति से या घर के मुखिया से पूछते जाता है कि हाँ आपके यहाँ क्या स्थिति है, आपके यहाँ गाय की संख्या कितनी है, बैल की संख्या कितनी है, पक्के मकान है कि नहीं। इन सारी चीजों का वो इसमें जो है संकलित करता है। अब हम इस बात पर ध्यान, अब इन 5 विधियों में जो है 5 विधियों को बारी बारी से हम समझेंगे। इन 5 विधियों को समझने में समय कुछ ज्यादा लगेगा, अतः हम यहां पर अभी आपको सिर्फ इसमें से एक विधि का विश्लेषण करेंगे, शेष 4 विधि नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। यहां प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि को समझते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में अनुसंधानकर्ता जिस उद्देश्य से अनुसंधान कर रहा है उस उद्देश्य से जुड़े व्यक्तियों से सीधे जाकर के प्रश्न कर आंकड़ों को संकलित करता है। जैसे किसी फैक्ट्री में मजदूरों की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो वह व्यक्ति सीधा, वह अनुसंधानकर्ता सीधा फैक्ट्री में जाता है और मजदूरों से प्रत्यक्ष प्रश्न करता है कि आपका वेतन की स्थिति क्या है, रहने का कंडीशन क्या है यहां पर, या और विभिन्न परिस्थितियां आपके सामने क्या है। यह काम आजकल फोन से भी होने लगा है, फोन से भी पूछा जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उस अनुसंधान से जुड़े जितने भी सूचक हैं, सूचक का मतलब आप समझ रहे होंगे जो सूचना देने वाले हैं, जितने भी सूचक हैं उनके पास फोन फैसिलिटी अवेलेबल रहे, तब यह संभव होगा। यहां पर जो फिगर है उस फिगर को आप देख सकते हैं। इस फिगर में सीधा प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि को दिखाया जा रहा है, जिसमें संगणक जो है
वो जा करके सीधे घर पर पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं एक गणक हूं, मुझे आपसे जानकारी चाहिए, कृपया आप मुझे 10 मिनट का समय दें। तो ये प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि है। प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि के कई जो है मुख्य गुण क्या है, इस पर हम ध्यान देंगे। यहां पर भी देखिए एक प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि का है, ये जनगणना रिपोर्ट या इलेक्शन संबंधी वोटर लिस्ट बनाने के लिए निकले हैं। यहां भी गणक जो है कई भीड़ में बैठे हुए हैं और लोगों से पूछ करके और नोट कर रहे हैं, यानी आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। इसके अब मूल गुण क्या है, चूंकि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं जाता है और स्वयं जाकर के सूचकों से प्रश्न पूछता है, अतः इसमें सूचकों द्वारा आनाकानी करने की कोई जगह ज्यादा नहीं मिलती है, यानी आंकड़े लगभग हमें मिल जाते हैं। दूसरी है कि चूंकि डायरेक्ट जाकर के पूछता है, अतः आंकड़ों को शुद्ध होने की चांस ज्यादा है, यानी आंकड़े ज्यादा शुद्ध निकलते हैं। तीसरा है कि गणक चूंकि पढ़े लिखे होते हैं, इस कारण जब वो किसी देहात या इंटीरियर रीजन में जाते हैं तो वहां पढ़े लिखे अनपढ़ हर तरह के लोग मिलते हैं। तो जो जैसे हैं वो उनके मूड के मुताबिक, यानी उनके जो है स्थिति के मुताबिक अपने प्रश्नों के करने के तरीकों में परिवर्तन कर डालते हैं। इस कारण इसको कहा गया है कि यह विधि लोचशील है, यानी आवश्यकता अनुसार फेरबदल कर लेते हैं प्रश्नों में। चौथा है भाषा, यह इसमें महत्वपूर्ण बन जाता है, चूंकि जो है लोगों के शैक्षणिक स्तर के अनुसार भाषा बोलनी होती है। अब इसके लिए यह जरूरी है कि किस सेक्टर में कौन गणक जा रहा है, वो गणक वो उस सेक्टर की भाषा को बढ़िया से जानता है या नहीं जानता है, यानी एक दूसरे के समझने बुझने के अनुसार जाता है कि नहीं। इसको ध्यान में रखते हुए ही गणक की नियुक्ति की जाती है, जिससे कारण ऐसा होता है कि यहां गणक उनकी ही भाषा में बात करके सूचना को ज्यादा बेहतरीन तरीके से एकत्रित करता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई बंगाली, उनको बिहार के मगध क्षेत्र में गणक के लिए भेज दिया जाता है और खेत में काम करने वाले किसान के पास भेज दिया जाता है। वो या तो इंग्लिश बोल रहे हैं, नहीं तो बंगाली बोल रहे हैं। हिंदी में थोड़ी उनकी गड़बड़ी हो जाती है, शुद्ध हिंदी में, शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं, यानी शुद्ध हिंदी का कहने का मतलब जो हमारे यहाँ भाषा चलती है वो भी नहीं बोल पाते हैं। वैसी परिस्थिति में वहां पर वो आंकड़ों का संकलन ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि या तो कम से कम चलने वाली हिंदी, जिसको हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है, वो जाने, या मगही जाने तो और अच्छा है। तो वो वहां पर इसकी सुविधा अवेलेबल वहां हो सकती है। पांचवा है, एक ही व्यक्ति द्वारा आंकड़े एकत्रित होने के कारण आंकड़ों में सजातीयता होती है। आप पिछले क्लास में पढ़े थे कि एक अच्छे समंक का सबसे पहला गुण सजातीयता होना चाहिए, यानी एक ही जात का आंकड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दुधेरू पशु के संबंधित आंकड़े निकाल रहे हैं या उसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं और डेटा उठा लिए सारे पशुओं का, दुधेरू या जो दुधेरू नहीं है या जो जंगली हैं, सारे काम उठा लिए, तो ये सजातीयता नहीं कही जाएगी। तो इसमें सजातीयता होती है। अब लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं, उस दोष को भी देखना होगा। यह विधि अनुसंधान के विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। यहां पर अनुपयुक्त शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, उपयुक्त नहीं है। बड़ा क्षेत्र है, निश्चित है कि इसमें हर जगह पर कर्मी को भेजना काफी खर्चीला होगा। दूसरा है कि व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना है, चूंकि प्रत्यक्ष रूप से जाकर के गणक सवाल करके आंकड़े इकट्ठे करते हैं, अतः ऐसा भी हो सकता है कि कोई उनके नजदीक के आदमी ही गणक के रूप में जाए और आंकड़े अपने अनुकूल उनको जो है दें और वो आंकड़े को वो स्वीकार कर लें, और इस प्रकार उन आंकड़ों से किया गया अनुसंधान गलत दे सकता है। जैसे देखा गया है कि अभी बिहार में जो है जमीन का सर्वेक्षण 2 पीरियड में हुआ, एक 1914 to 16 और दूसरा जो है 80 के ईयर में। तो अभी भी आप देखते हैं कि बहुत सारे कोर्ट जो हैं 1914 से 16 के सर्वे को ही मान्यता देती है। इसके पीछे रीजन यही था कि उस काल में जो सर्वे हुए थे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ था और उसमें कोई तरफदारी की बात नहीं थी। लेकिन सेकेंड पीरियड में जो 80 के आसपास सर्वे हुए, उसमें जो है गांव के मजबूत लोग अपने तरीके से सर्वे के प्लॉट को इधर उधर करवा दिया।
तो इसका जो है विश्वसनीयता दिक्कत में आ गई, जिसके कारण आज भू सुधार में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है कि जमीन के रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं और जो नया सर्वे है उसका रिकॉर्ड गलत है, और यह समस्या बिहार और उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिली। तीसरा है अधिक समय एवं धन का खर्च है। निश्चित तौर पे हर चीज के लिए एक अलग कर्मी, हर क्षेत्र के लिए अलग कर्मी, तो इसमें समय भी ज्यादा खर्च होगा, जा करके प्रत्यक्ष खुद जा करके आंकड़े संकलित करना, तो समय भी ज्यादा खर्च होगा और धन की भी अधिक खर्च होना लाजमी है। चौथा, अनुसंधानकर्ता प्रशिक्षित, कुशल एवं निष्पक्ष नहीं है तो परिणाम भ्रमात्मक होंगे। अक्सर क्या देखा गया है कि अनुसंधानकर्ता, मूल अनुसंधानकर्ता और जो उनके गणक हैं, पहले तो अनुसंधानकर्ता को भी शिक्षित या अशिक्षित और प्रशिक्षित एवं कुशल होना चाहिए। दूसरा है कि उनके गणक को भी इतनी भर सही जानकारी होना चाहिए ताकि उनको यह पता हो कि किस उद्देश्य से वो गणना करने जा रहे हैं, तभी वो सही प्रश्न पूछ पाएंगे और सही तरीके से डेटा संकलन कर पाएंगे। अगर वो शिक्षित नहीं है तो वो ऐसे आंकड़े लेके आ जाएंगे जो अनुसंधान को गलत दिशा में मोड़ देगा, और ये कठिनाई कई जगह देखने को मिलती है। अगला हम देखें, एक जटिल विधि है। जटिल विधि है कि एक एक जगह के आंकड़े इकट्ठे करना पड़ता है, एक एक व्यक्ति के अलग अलग आंकड़े आते हैं, सब में सजातीयता बनाना होता है क्षेत्र के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार, तो ये विधि काफी जटिल हो जाती है। अब इसकी उपयोगिता कहां है? यहां उपयोगिता लिखा हुआ है, उपयोगिता जो है उपयुक्ता या उपयोगिता, कहां पर उपयोगिता इनका है? जहां पर क्षेत्र सीमित हो, छोटा हो, क्योंकि विस्तृत क्षेत्र के लिए अभी आपने देखा कि ये उपयुक्त नहीं है। दूसरा है जब आंकड़ा गुप्त रखने का हो। प्रत्यक्ष विधि में ये सबसे बड़ा गुण है। कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जिनको समय से पहले उभारा नहीं जा सकता है, वो आंकड़े कुछ क्षण के लिए गुप्त रखे जाते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी संबंधी आंकड़े या किसी प्राइवेट एजेंसी के अपने भी आंकड़े होते हैं मार्केट से संबंधित, कि जो बाकी कंपटीटर्स को पता अभी नहीं चले कि ये पोजीशन क्या है, क्योंकि मार्केट अनिश्चितता का खेल है, अनिश्चितता में ही तो सब कोई काम करता है। तो अगर मार्केट संबंधी कोई विवरण तैयार किया है कि हाँ इस वस्तु का भविष्य में डिमांड अधिक होने वाला है या अनुसंधान किया है, तो आंकड़े को तब तक दबा के रखता है जब तक वो डिमांड बढ़ नहीं जाती। तो इस तरह से आंकड़े को यदि गुप्त रखना है तो ये जो है या अनुसंधान को गुप्त रखना है तो यह विधि उपयुक्त है, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं जाके आंकड़ा का संकलन करता है और अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से आंकड़ों का संकलन करता है। शुद्ध भी ये होगा, यानी जब आपको अनुसंधान को 100% शुद्ध रखने की जिम्मेवारी है, ऐसा अनुसंधान जिसमें लमसम से काम नहीं चले, 10-20% इधर उधर होने से काम न चले, यानी 10-20% भी इधर उधर करते हैं तो अनुसंधान की दिशा बिगड़ सकती है। मतलब कि 100% शुद्धता चाहिए उस अनुसंधान में, तो ऐसे अनुसंधान में जो है हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी मान लीजिए कि अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में यदि वैक्सीन के संदर्भ में हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं और उसमें हम 10-20% प्लस माइनस कर देते हैं तो व्यक्ति की जान पर जो है हावी हो जाएगा, यानी उसमें जान जाने की खतरा रहेगी। तो ऐसी स्थिति में इससे संबंधित जितने रिपोर्ट हैं वो 100% शुद्ध होने चाहिए, तो उसमें हम इस विधि का उपयोग करें। चौथा, जब आंकड़ों की मौलिकता अधिक महत्वपूर्ण हो, आंकड़े जो है बिल्कुल मौलिक हो और ये इनकी मौलिकता का महत्व ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में हम इस विधि का उपयोग करेंगे। अब ये चैप्टर यहां पर समाप्त हो रहा है। अब आगे हम आपको गृह कार्य दिए हैं, गृह कार्य को हम मोटे तौर पर 2 मिनट में आपको समझा देते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्राथमिक समंक होते हैं मौलिक और संकलित या दोनों। निश्चित तौर पे मौलिक होते हैं और संकलन भी किया जाता है तो दोनों होगा। द्वितीयक समंक होते हैं अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा, प्रकाशित आंकड़ा या दोनों। ये अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा तो नहीं होगा बल्कि प्रकाशित आंकड़ा होगा, बी। तीसरा में प्राथमिक समंक का संकलनकर्ता कहलाता है क्या? अनुसंधानकर्ता, गणक या दोनों? दोनों कहलाएगा। अनुसंधानकर्ता भी यह समंक इकट्ठा करेगा और गणक भी कर सकता है। वो तो कितना बड़ा अनुसंधान का क्षेत्र है इस पर डिपेंड करता है। छोटा है तो अकेले अनुसंधानकर्ता ही काम कर लेगा, गणक रखने की उसको आवश्यकता नहीं है। आंकड़ों के स्रोत क्या है? केवल प्राथमिक, केवल द्वितीयक या दोनों? आपने देखा कि दोनों स्रोत है, दोनों तरीके से, क्योंकि स्रोत के आधार पर तो आप विभाजन किए हैं समंकों का कि 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक।
अब एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समंक क्या कहलाते हैं? प्राथमिक समंक, द्वितीय समंक या दोनों? मौलिक रूप से संकलित समंक, याद कीजिए अंतिम उसका पॉइंट, उपयुक्तता का अंतिम पॉइंट में क्या था कि जहां मौलिकता का गुण हावी हो, तो मौलिकता का गुण प्राथमिक समंक। अब इसमें लघुत्तरीय प्रश्न हमने 3 छोड़ रखे हैं। प्राथमिक आंकड़ा क्या है? इसको हम मौलिक आंकड़ा कहेंगे। मौलिक आंकड़ा का मतलब अनुसंधानकर्ता अथवा उसका गणक प्रत्यक्ष रूप से जाकर के आंकड़े संकलित करता है, उसको हम इसमें सैक्रिस्ट का जो परिभाषा था वो भी आप दे सकते हैं। द्वितीयक आंकड़ों से प्राथमिक आंकड़ों के, प्राथमिक समंकों के आंकड़ों का उपयोग अगर हम किसी दूसरे उद्देश्य में करते हैं तो वो द्वितीयक आंकड़ा बन जाता है। जैसे हमने कहा था कि आरबीआई के आंकड़ों का कोई एनजीओ उपयोग करता है तो ये द्वितीयक समंक कहलाएंगे। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधि, जो 5 विधियां हमने बीच में डाली है, उन विधियों को लिख दीजिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आप देखें प्राथमिक आंकड़े क्या है, प्राथमिक आंकड़े को संग्रहित करने की विधियां लिखें। प्राथमिक आंकड़े को साधारण व्याख्या कीजिए, उसमें वो आप किसी आंकड़े को भी दिखाइए। जैसे हमने दिखाया कि टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो आंकड़ा था उसको हमने दिखाया था, या जो है आरबीआई का दिखाया था, वो प्राथमिक है क्योंकि सोर्स उसी का था, उसने संकलित किया था। और इनको संग्रहित करने की विधियों का नाम सिर्फ लिख देना है, लेकिन इसका विश्लेषण करना है। अगला हम देखें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि क्या है, जिसके बारे में अभी आपने चर्चा किया। पहले प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि की परिभाषा दे डालिए कि स्वयं जाकर के आंकड़े संकलित करना, फिर उनके गुण लिख दीजिए, उनके दोष लिख दीजिए और उपयुक्तता लिख दीजिए। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर, तो प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर का आपको हम यहाँ पर बिल्कुल एक यह बना के दिए थे शेड्यूल, उसको ही वहां पर रख देना है। इसको याद कर लीजिए और इसको वहां पर आप डाल दीजिए कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में क्या है। मैंने कहा भी था कि इसको आप याद रखें। आज की क्लास बस यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।